हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम ये दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि 9th क्लास का आपका है हिस्ट्री का NCERT। और हमने पहले जो पार्ट था उसका अध्ययन किया है। अब हम दूसरे पार्ट में उसी अध्याय का दूसरा पार्ट ये है, जिसमें हम पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। और आपको याद होगा कि पेट्रोग्राद का जो है ये नाम कैसे आया। तो सेंट पीटर्सबर्ग था, उसका नाम बदलकर जो है पेट्रोग्राद रखा गया। और आपको ये भी याद होगा क्यों रखा गया था, क्योंकि जर्मनी की जो भावना थी उसके कारण इसका नाम जो है बदला गया था। तो चलिए अब आगे जो है जो भी कहानी है उसका हम देखते हैं क्या लिखा गया है। सन 1917 में, कब? तो सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थी। कहाँ थी? तो नेवा नदी थी, याद रखेंगे, नेवा नदी। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। बाएं में जो है था आपका फैशनेबल इलाका और विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें, और दाएं में जो था वह क्वार्टर था, मजदूर का कारखाना था, और कारखाना था, क्वार्टर था। ये सारे जो दाएं भाग में थे। और बाएं भाग में आपको फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें, ये जो बाएं तट पर थी। कौन नदी था? तो नेवा नदी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरह था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसीलिए जो है वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। ठीक। और उसके बाद अभी तक जो है 3 ड्यूमा जो है अभी तक जो है जो एक 76 दिन चलता है, कुछ एक दो जो है उससे भी कम दिन चलता है। ये इसके कारण जो है ये अभी तक ड्यूमा जो है 2 बार रद्द की जा चुकी थी। ड्यूमा क्या था? जो संसदीय प्रतिनिधि होते थे, जो संसद में बैठते थे, वही ड्यूमा कहलाता था। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आपको 1 मिनट दिखा देते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, एक 70 दिन यहाँ पर जो है इमारत होते हैं थी जो विनाश होते हैं, जो 1916-17 में जो घटना घटित होती है उसमें। और जो यहाँ पर जो ड्यूमा की बात हमने यहाँ पर किया, तो यह देखिए 75 दिन के भीतर जो है 75 दिन के भीतर ही जो है पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर ख़त्म कर दिया। दूसरा ड्यूमा जो था 3 दिन और पहला ड्यूमा जो था वो 75 दिन। इसमें जो है कमेटी जो भी बना था वो जो है ख़त्म हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। कब? तो 22 फरवरी में। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल पर जाने के लिए ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। कब? तो 22 फरवरी जो है इसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों दिया गया? क्योंकि बहुत सारे मजदूर जो थे वो महिलाओं का नेतृत्व, जो मजदूरों का जो नेतृत्व है वो महिला ही कर रही थी। इसीलिए जो है इस दिन को क्या कहा गया? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से इसका जो है नाम दिया गया 22 फरवरी को। आंदोलनकारीन जनता जो है बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को ही वह फिर इकट्ठा
होने लगे। और ये सब सारी घटनाएं जो हैं फरवरी को हो रहे हैं। 22 फरवरी को होती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये याद रखेंगे क्यों होती है, ये भी याद रखेंगे। तितर बितर होता है, सरकारी इमारतों पर जो है मजदूर हमला करता है, उसके बाद जो है कर्फ्यू लगाया जाता है, और उसके बाद जो है फिर से 24-25 तारीख को वो इकट्ठा होने लगते हैं। उसके बाद होता है क्या, तो सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिसों को तैनात कर दिया। फरवरी अब देखेंगे रविवार, अब रविवार का दिन है, और 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। कब, तो 25 फरवरी को सरकार ने क्या किया, ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, और सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। कहाँ, तो बाएं तट आपको याद रखना है, जो फैशनेबल इलाका था, तो जो लोग यहाँ पर सरकारी इमारतें थी, यहाँ पर जो है बाएं थे, दाएं में जो फैक्ट्री था और क्या था, मजदूर का जो रहने के लिए था जगह, वो आगे है कि ये जो है अब बाएं इलाके पर इकट्ठा होने लगे। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते लोग जो है असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यहाँ पर घुड़सवारी जो सैनिक थे वो क्या किए, हम जो है अब गोली नहीं चलाएंगे, वो इनकार कर देते हैं। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो दिखाया गया है, बैठक हो रही है ड्यूमा में, जो है पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी 1917 में किया जा रहा है। नए शब्द में देख सकते हैं तालाबंदी है, तो फैक्ट्री को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला डाल देना, यही तालाबंदी है। उसके बाद जो है इनकार करता है घुड़सवार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से। उसके बाद क्या होता है, गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट के बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 जो है यहाँ पर याद रखना है कि सैनिक गुस्साए थे, रेजिमेंट के बैरक जो थे वो की बैरक में अपने ही अफसर पर वो जो सिपाही थे वो गोली चला देते हैं। 3 दूसरे रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी। यहाँ पर एक रेजिमेंट करता है तो 3 और रेजिमेंट जो है वो बगावत करता है और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। इस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। ड्यूमा की बैठक जहाँ पर होती थी वहीं पर और जो है ये सारे सिपाही अब जमा होते हैं। सारे लोग यहाँ पर मजदूर, सिपाही सारे जमा होते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द है सोवियत, सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए वो आते हैं। सोवियत क्या होता है, तो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन को क्या कहते हैं, सोवियत कहते हैं। जो स्थानीय स्वशासी संगठन होते हैं उसको सोवियत कहा गया। और सोवियत को गठन करने के लिए, मतलब परिषद का गठन करने के लिए वो उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर जो है ड्यूमा की बैठक होती थी। यहाँ से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ, यहीं से जो है पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है। अगले दिन जो है एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। कहाँ, तो जार से मिलने के लिए अगले दिन ही जो है वहाँ के प्रतिनिधि जो सोवियत के अब बने हैं परिषद के, वहाँ से सोवियत पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है। और अगले दिन जो है एक प्रतिनिधि मंडल जो है जार से मिलने के लिए जाता है और सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने राजगद्दी की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। जो जार था वो बात मान लिया और 2 मार्च को गद्दी छोड़ देता है। और सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतिम सरकार बना ली। जो ड्यूमा के नेता थे और जो सोवियत बना है, जो परिषद अब बना है, उसकी जो दोनों नेता ने एक अंतिम सरकार अब बना लिया। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। जो 1917 में फरवरी में हटता है राजशाही गद्दी, वो उसके जो झंडे थे वो पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में अब थे। देखिए यहाँ पर
फ्रांस ये दूसरा बॉक्स है, इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि फरवरी क्रांति में महिलाओं का क्या योगदान था। तो महिला कामगार जो थे अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा बासिलोवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। इनका नाम याद रखेंगे। लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में जो एक महिला थी उनका नाम था मार्फा वासिलेवा। ये अकेले ही जो है एक हड़ताल को उन्होंने सफल कर दिया था। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाले मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मजदूर इसके समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और जो है उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलट कर जवाब दिया, जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकती। मार्फा के समर्थक में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार जमीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल गया। ये स्रोत जो हैं चाई चैटर्जी सेलिब्रेटिंग वीमेन के से लिए गए हैं और यह जो है महिलाओं के जो यहाँ पर याद रखना है, एक नाम है मार्फा बासिलेवा। इनके नेतृत्व में जो है मजदूर का जो है संगठन बनता है और हड़ताल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फरवरी के बाद क्या घटना होती है। तो अंतिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उसमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करने के और जो है संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर जो है सब जगह सोवियतें बना ली गई। यहाँ पर जो है हम देखेंगे एक आपका क्रियाकलाप यहाँ पर दिया गया है कि स्रोत एक बॉक्स को देखेंगे और मनोदशा आप बताएंगे मजदूर का, और खुद जो है इन दोनों परिस्थितियों के प्रत्यक्षदर्शी महिला के रूप में देखिए और लिखिए कि वहाँ की स्थिति और दूसरी स्थिति में क्या बदलाव होता है। आगे है कि अप्रैल, यहाँ पर देखेंगे हम अप्रैल 1927 में बोल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। कौन? तो बोल्शेविक नेता थे व्लादिमीर लेनिन, वो अब रूस लौटते हैं। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक था वो क्या कर रहा था? युद्ध का विरोध कर रहा था। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, लेकिन ये बयान लेकिन लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए। किसने कहा? तो लेनिन ने कहा, युद्ध समाप्त करो, सारी ज़मीन किसानों को दो और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो। देखिए इन तीनों मांगों में आपने यहाँ पर समझा कि लेनिन ने क्या कहा? तो युद्ध समाप्त करो, ज़मीन किसान को दो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो। लेनिन का ये तीनों बात आप याद रखेंगे। और इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आप याद रखेंगे, ये जो तीन मांग थे, जो युद्ध समाप्त करो, किसान को ज़मीन दो और बैंक का राष्ट्रीयकरण करो, ये तीनों जो मांग हैं लेनिन की जो है अप्रैल थीसिस के नाम से इसको जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। जो बोल्शेविक पार्टी था अब उनका नाम क्या? तो कम्युनिस्ट पार्टी रखा जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि सभी समाजवादी क्रांति के लिए यह जो है सही वक्त नहीं, अभी जो है सही वक्त नहीं आया है। और जो है आगे है
क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसीलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तरीकों पर सवाल उठाने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के कारण सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने के मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। ये पॉइंट जो है यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रैल 1917 में जो है मजदूरों को संबोधित करता हुआ लेनिन की एक बोल्शेविक छवि यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरा, आपको यहाँ पर ये बात याद रखना है कि गर्मी के दिनों में जो है ये सारे आंदोलन फैलते हैं और यहाँ से कमेटी बनती है, यूनियन बनता है और यहाँ पर जो है सरकार जो है इसको दबाने की कोशिश भी करता है और दबाता भी है। और जुलाई 1917 में जो है बोल्शेविक द्वारा जो है आयोजित प्रदर्शन में उसका दमन भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। बोल्शेविक नेता इसमें जो है छिपने, भागने सारे काम करते हैं। और आपको एक बात और याद रखनी है इसमें, अप्रैल थीसिस के बारे में, जो 3 काम जो हैं अप्रैल थीसिस के लेनिन के द्वारा सुझाए गए थे, वो तीनों काम आपको याद रखना है। युद्ध समाप्त, किसान को ज़मीन, और तीसरा जो है आप क्या करेंगे, बैंक का आप राष्ट्रीयकृत करें। तो चलिए अब हम आगे देखेंगे। गाँव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इसी काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों ने प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। कब? तो जुलाई से सितंबर के बीच। ये भगदड़ देख सकते हैं जुलाई के दिनों में जो है 1917 में जो भगदड़ हुआ था उसका ये चित्र आपको दिखाया गया है। ये जो है 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य ये आप देख सकते हैं। अगला है अक्टूबर 1917। हमने फरवरी से शुरू किया, अब अक्टूबर तक आ गए हैं। 1 फरवरी, मार्च में जो है आपको यहाँ पर किसके, लेनिन के द्वारा 3 बात कही गई। अप्रैल में जो है अप्रैल, और उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं जुलाई में, और यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे अब अक्टूबर के बारे में। अप्रैल थीसिस के बारे में आपने पढ़ा और उसके फरवरी के बारे में पढ़े और अप्रैल थीसिस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में। ये जो सारे पॉइंट हैं आपको 22 फरवरी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों बनाया गया। दूसरा याद रखना है अप्रैल थीसिस किसने दिया, उसमें क्या था। और अब जो है हम पढ़ेंगे जो पॉइंट आपका यह होगा 1917 में जो होता है। एक बात ये भी डेट याद रखना है, 1917 में बोल्शेविक समर्थकों द्वारा जो यहाँ पर सभा बुलाई गई थी, यहाँ पर जो क्रांतिकारियों, जो सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर प्रोत्साहन के लिए जुलाई में जो सितंबर में जो है किसानों द्वारा जो है ज़मीन हड़पा गया था, वो भी याद रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो क्रांति बोल्शेविक द्वारा जो सभा आयोजित की गई थी उसको दबाने के लिए जुलाई 1917 में किस तरह से सरकार ने उसको दबाया और इसमें बोल्शेविक क्रांतिकारी जो भी थे वो कैसे छुपे भागे, ये सारे काम आपको याद, नाम और तारीख और जो है काम याद रखने हैं। अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में। देखिए, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने अब सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया।
16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। कब? तो 16 अक्टूबर 1917 को। कौन कौन? तो पेट्रोग्राद सोवियत, जिसका निर्माण जो है कब हुआ था आपको याद होगा, और दूसरा है बोल्शेविक पार्टी। दोनों जो है सत्ता पर कब्जा करने के लिए उनको जो है मना लिया गया था, राजी कर लिया गया। और उसके बाद क्या होता है? तो सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर किसके नेतृत्व में जो है सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी का समिति का गठन किया गया, तो वो थे लियोन ट्रॉट्स्की। और उसके बाद क्या होता है? तो इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है? तो उससे पहले हम थोड़ा इधर पढ़ेंगे बॉक्स दूसरा को। बॉक्स दूसरा में आपको दिया गया है कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। कब से कब तक? तो जूलियन कैलेंडर का जो है अनुसरण 1 फरवरी 1918 तक किया गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया। रूसी सरकार उसके बाद जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाता है, जिसका अब जो है सब जगह का, जब इसका अब ग्रेगोरियन कैलेंडर ही जो है अब सब जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है जूनियर कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। क्या? तो जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? तो 13 दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है। इसका मतलब कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति जो है 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई। कब? तो इसके जो है अनुसार अक्टूबर की क्रांति जो है वो 7 नवंबर को संपन्न होती है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, और जो फरवरी का क्रांति है वो 12 मार्च को संपन्न होता है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पर 24/16 को जो है यहाँ पर राजी होता है दो, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी, और यहाँ पर लियोन ट्रॉट्स्की द्वारा जो है बनाया जाता है एक सैनिक क्रांतिकारी का गठन समिति का गठन होता है, और उसके बाद जो है 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो जाता है। संकट की आशंका देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए, और सैनिक टुकड़ी को इकट्ठा करने कहाँ? शहर से बाहर गया। तड़के ही सरकार ने वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। ठीक, सरकार के दो वफादार सैनिक थे, क्या किए? ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर पर घेरा डाल देता है। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। फलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। कौन था युद्धपोत? तो अरोरा नामक युद्धपोत था, वो विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू करता है। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई। कहाँ पर? तो पेट्रोग्राद में जो है अखिल सोवियत कांग्रेस की बैठक होती है, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया, और जो है अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाकों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। कब? तो दिसंबर तक जो है मॉस्को और पेट्रोग्राद के इलाके में जो है बोल्शेविक का नियंत्रण हो चुका था। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तिथि दिया गया है, बहुत बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या है? पहला, 1850 से 80 तक में जो है रूस में समाजवाद का बहस होता है। 1898 में जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है। 1905 में खूनी रविवार होता है, और 1905 खूनी रविवार और 1905 की क्रांति इसी को कहते हैं। और जो है 1917 में 2
मार्च द्वारा जो है जार का पद त्याग होता है और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद और 20 का विद्रोह होता है और 1918 से 20 तक में जो है गृह युद्ध होता है और 1919 में कॉमिंटन का गठन होता है और 1929 में सामूहिकीकरण का शुरुआत होता है। इस प्रकार से ये सारे डेट आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है नए शब्द में कॉमिंटन का क्या अर्थ होता है, तो कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। यह शब्द जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। किसका? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर जो है पेट्रोग्राद में लेनिन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है एक, और यहाँ पर जो है दूसरा है कि टॉटस्की जो है दाएं मजदूरों के साथ बैठा हुआ है, दाएं मजदूरों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है। दो व्यक्ति यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे, ये और ये दो व्यक्ति को यहाँ पर दिखाया गया है, एक लेनिन है, एक जो है टॉटस्की है। अब देखिए अक्टूबर के बाद क्या बदलता है। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था ने पूरी तरह खिलाफ थे और ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण जो है किया जा चुका था। नवंबर में ही उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर बड़े मकानों में छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि वे घर बार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियों बदल दी गई। यहाँ पर सेना और सरकारी अफसर था, उनका वर्दी बदला गया। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी ये जो देख रहे हैं टोपी है सोवियत टोपी, जिसको बुदियो नोकवा का चुनाव, यहाँ पर बुदियो नोकवा का चुनाव किया गया। इसका नाम से बुदियो नोकवा भी कहा गया। इसको सोवियत टोपी के नाम से भी आप जानते हैं। ये पहने हुए एक सिपाही जो है ये बुदियो नोकवा जो है सोवियत टोपी था, ये परिधान लाया गया। देखिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका नाम जो है बोल्शेविक था, अब उसका नाम क्या रखा गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत बार क्वेश्चन ये इसका नाम जो है पूछता है, याद रखेंगे। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बोल्शेविक कहते थे पहले, अब उसको जो है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला। बोल्शेविक जो है नवंबर 1917 में चुनाव करवाता है, लेकिन इसमें बहुमत उसको नहीं मिलता है। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। और लेनिन ने क्या किया? यहाँ पर असेंबली ही बर्खास्त कर देता है। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। कौन? तो अखिल रूसी सोवियत जो है कांग्रेस, वो ज़्यादा ही संस्था जो है लोकतांत्रिक है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने वेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी की संधि कर ली। कहाँ? तो यहाँ पर जो है मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगी की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने क्या किया? तो वेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर लेता है। किससे? तो जर्मनी से। कहाँ पे? तो वेस्ट लिटोवस्क में जो है ये जर्मनी से संधि कर लेता है। कौन? तो बोल्शेविक था। और यह जो है आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत संघ के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। जो आने वाले चुनाव था उसमें जो है जो बोल्शेविक पार्टी था उसमें जो है अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में जो है अब वो अकेली पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ये जो है दलीय राजनीतिक वाला व्यवस्था वाला जो कौन बन गया? रूस जो है अब बन गया था।
उसके बाद जो है क्या होता है, तो ट्रेड यूनियनों का पार्टी जो है ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे जो है पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेबीडी का नाम दिया गया, जिसको पहले चेका कहते थे, उसके बाद जो है इसको ओजीपीयू कहा गया और उसके बाद जो है एनकेबीडी कहा गया। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बोल्शेविकों की जो है यहाँ पर अगर आलोचना करेंगे तो उसमें दंडित आप होंगे। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित था। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग होने लगा था। यहाँ पर देख सकते हैं मॉस्को में जो है मई का प्रदर्शन 1918 में चित्रित किया गया है। अब हम तीसरा पक्ष में देखेंगे, जिसमें जो है अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाकों के ये दो दृष्टिकोण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, 25 अक्टूबर 1905 को ही क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर जो है अगले ही दिन गांव में पहुंच गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुक्त जमीन, युद्ध का खात्मा और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत में कब्जे कर लिए गए, उसके विशालकाय बाग के पेड़ काट कर सारी लकड़ियां किसानों के बीच बांट दी गई, उसकी जो सारी इमारतें तोड़ दी गई और जो है उसकी ज़मीन किसानों के बीच बांट दी गई और एक नई सोवियत ज़िंदगी जीने को तैयार थी। यहाँ पर फेदोर ये जो है नाम किससे लिया गया, जो स्रोत है ये फेदोर बेलोव द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फॉर्म से ये जो है स्रोत लिए गए हैं। दूसरा देखेंगे, दूसरा में जो है एक जमींदार परिवार के सदस्य ने अपने रिश्तेदार को भेजे खत में लिखा कि उसके परिवार की जागीर के साथ क्या हुआ। तख्ता पलट बिना किसी परेशानी के खामोशी से और शांतिपूर्ण पूरा हो गया। शुरुआती दिन बर्दाश्त से बाहर थे। मिखाइलोविच जो जागीर का मालिक होता था वह शांत था। इसको मिखाइलोविच कहा जाता था। लड़कियां भी इसमें कोई शक नहीं था कि चेयरमैन का व्यवहार सही है, बल्कि वह बड़ी विनम्रता से बात करता है। हमारे पास 2 गाय और 2 घोड़े छोड़ दिए गए। नौकर बार बार उन्हें जो है यही कहते हैं कि हमारी फिक्र न करें, उन्हें जीने दो। उनकी सुरक्षा और संपत्ति का जिम्मा हमारे ऊपर है। हम उनसे मानवता भरा व्यवहार ही करेंगे। अफवाह है कि कई गाँव में लोग कमेटियों को बाहर निकालकर पूरी जागीर दोबारा मिखाइलोविच को सौंपना चाहते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, या जो है यह हमारे लिए अच्छा भी रहेगा या नहीं, पर हमें इस बात का संतोष है कि हमारे लोगों में चेतना है। ये जो है स्रोत लिया गया है सर्ज समेमान से, एकोज ऑफ द नेटिव लैंड 2 सेंचुरीज ऑफ ए रशियन विलेज 1997, इससे ये स्रोत लिए गए हैं। अब देखिए गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध में जो है क्या क्या होते हैं आप पढ़ेंगे तो गृह युद्ध बहुत ही भयानक होते हैं। अब देखिए गृह युद्ध हम देखते हैं, लिखा गया है कि जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे। क्या थे? किसान थे। वही भूमि जो पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेड्स, जो बोल्शेविक थे रेड्स इनको कहा जाता था, से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगी। जो यहाँ पर याद रखना है आपको, जो गैर बोल्शेविक थे, जो समाजवादियों और उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने जो है यहाँ पर कौन तो समाजवादी, उदारवादी, राजशाही, इन और जो गैर बोल्शेविक थे उनके जो समर्थक थे, ठीक, उनके जो समर्थक थे ये जो है बोल्शेविक
विद्रोह की निंदा करते हैं। और उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होते हैं और जो बोल्शेविकों के जो रेड्स हैं उनसे लड़ने के लिए एक टुकड़ियों का जो है संगठित करने लगे। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, जिसको गिन्स बोलते हैं, और जार समर्थकों, जिसको वार्स कहा गया, का ही नियंत्रण था। 1918 और 1919 में सामाजिक क्रांतिकारी, जिसको गिन्स बोला गया, और जार जो समर्थक थे, जिसको वार्स बोला गया, वाइट्स, उनका नियंत्रण था। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती, भूखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। कौन जो है नहीं चाहते थे कि समाजवाद फूले फले, तो वो थे अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। ये सारे जो शक्ति थे, ये रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे। जापान की टुकड़ियाँ थी ये सारे। और उसके बाद क्या होता है, गृह युद्ध में आपको भूखमरी, लूट, डकैती, मार, ये सारे जो हैं बड़े रूप से फैलते हैं। वाइट्स क्या है, तो वाइट्स जो था जार समर्थक था। ग्रीन्स कौन था, तो जो सामाजिक क्रांतिकारी था। ठीक, वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। और जो है उसके बाद क्या होता है, उनकी एक हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों ने प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगी। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप है जिसमें जो है जो एस्टेट्स मालिक, छोटा किसान और पत्रकार की घटनाओं के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर रूसी क्रांति और एशिया के लोगों के प्रति क्या जो है प्रतिक्रिया थी, ये अलग अलग क्या थी, क्यों थी, ये बात बताने के लिए कहता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये हरकतें होने लगती हैं और गैर बोल्शेविकों के प्रति जो है जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगता है। जनवरी 1920 तक जो है भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां जो है यह मदद काम नहीं आ सकी। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालत में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। यहाँ पर आगे है कि आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ, जो कि यूएसएसआर, 1922 दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। यहाँ पर आपको याद रखना है कब बनता है यह यूएसएसआर। तो देखिए, आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को, जो गैर रूसी था उसके राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ, जो कि कब बनता है, दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा, तो बोल्शेविक द्वारा जो है स्थापित किया गया और राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दी गई और राजनीतिक जो है स्वायत्तता दे दी गई। बोल्शेविक के द्वारा यह स्थापित किया गया था। कब बना सोवियत संघ, तो 1922 में। किसके द्वारा, तो बोल्शेविकों के द्वारा। और लेनिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकार पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियाँ, जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के लिए जो है प्रयास आंशिक रूप से सफल हो पाए। यहाँ पर जो है जो राष्ट्रीयताओं के साथ लोग थे, उसमें जो है लेनिन जो
बोल्शेविकों के ने लेनिन क्या किया, तो लेनिन यहाँ पर आपको ये समझना है, क्योंकि लेनिन जो था, लेनिन के बारे में आपको एक बात याद रखनी है। लेनिन जो था रूसी क्रांति के लिए बहुत ही विख्यात हुआ, और जो है रूस में लेनिन बहुत विख्यात हुआ। क्यों? उसका जो बोल्शेविक विचारधारा था, बोल्शेविक जो है विचार के लोग जो थे उसके समर्थन में बहुत ज़्यादा थे। और क्यों? क्योंकि वह लोगों को एक धारा में लाना चाह रहा था, और इसी के कारण जो है सोवियत संघ भी बनता है। क्यों? इसी के कारण जो है सोवियत संघ भी बनता है 1922 में, दिसंबर 1922 में इसको जो है राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई थी। और इसके जो है लेनिन थे। लेनिन में जो है लेनिन, क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई क्या किया, जो बोल्शेविक जो शासन था वो स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीति अपनाया था। सरकार जो था उस पर जो है बहुत सारे नीति अपनाई गई थी, जैसे कि घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी। इसीलिए जो है विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए थे, और इसके कारण जो है आंशिक रूप से ये सफल हो पाया। आगे हम पढ़ेंगे समाजवाद का निर्माण। यहाँ पर कुछ बात है उसको भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया 2 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, एक दृष्टिकोण देखेंगे तो M.N. रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक। कौन? तो ये भारतीय क्रांतिकारी थे और मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के ये संस्थापक थे M.N. रॉय। और वो जो है संस्थापक, और भारत, चीन व यूरोप में कम्युनिस्ट के प्रमुख नेता भी थे। भारत, चीन और यूरोप में 1920 के दशक में जब रूस में गृह युद्ध चल रहा था, उस समय के मध्य एशिया में जो है, उस समय वो मध्य एशिया में थे। कहाँ थे? मध्य एशिया में। USSR कब बनता है? तो ये बनता है दिसंबर 1922 में। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे कि मुखिया एक भला सा बुजुर्ग था, उसका सहायक एक नौजवान जो रूसी भाषा बोलता था। उसे क्रांति के बारे में पता था, जिसमें जार को राजगद्दी से हटा दिया गया था, और उन जनरलों को भी खदेड़ दिया गया जिन्होंने किर्गियों की मातृभूमि पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार क्रांति का मतलब था कि अब किर्गिज जो किर्गिस्तान था के लोग जो थे, लोग एक बार फिर अपनी मातृभूमि के स्वामी बन गए थे। जन्मजात बोल्शेविक से लगने वाले युवक ने हुंकार लगाई, इंकलाब जिंदाबाद। पूरा कबीला उनके साथ नारे लगाने लगा। दूसरा स्रोत देखेंगे M.N. रॉय का मेमोयर्स 1964। किर्गिज लोग जो है पहली क्रांति यानी कि फरवरी की क्रांति पर खुशी से झूम उठे, और दूसरी क्रांति की खबर से वे अचंभे और दहशत में डूब गए। पहली क्रांति ने उन्हें यह जार के दमनकारी शासन से आज़ाद कराया, और यह उम्मीद जगाई थी कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाएगी। दूसरी क्रांति जो अक्टूबर की क्रांति होती है, उसमें अब हिंसा, लूटपाट, करों के बोझ और तानाशाही सत्ता की स्थापना के साथ आई। पहले बार जार के नौकरशाहों के छोटे से गुट ने किर्गिजों का दमन किया था, अब वही लोग उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। एक कजाक नेता 1919 में अलेक्जेंडर बेनिग्सन एवं चांताल केल्केजे ले मार्मेत्स नेसनासेज और मुसलमान्स दे रूसी। ये जो है युद्धत 1960 में है, में जो ये बात कही गई। अब हम देखेंगे इसमें नए शब्द आप देखें, जो कि नया शब्द है स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या होता है? तो अपना शासन स्वयं चलाने का अधिकार। घुमंतु किसको कहते हैं? तो ऐसे लोग जो किसी एक जगह ठहर कर नहीं रहते, बल्कि अपनी आजीविका की खोज में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। और कार्यस्थिरता काम के हालात, स्थिरता किसको कहते हैं? काम के हालात को। अब हम देखेंगे समाजवादी समाज का निर्माण। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। यहाँ पर बोल्शेविक जो है गृह युद्ध में राष्ट्रीयकरण होता है बैंकों का, उद्योग, ये सारे काम जारी रहे थे। उन्होंने किसान को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों पर इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है।
शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम करती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू की। पहले 2 योजनाएं 1927 से 1932, दूसरा जो है 1933 से 38 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन के से आर्थिक विकास की काफ़ी जो है गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% की वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्नीटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा किया गया। इस दौरान मजदूरों ने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ जाते थे। सड़क के पार क्या होते थे? दौड़ जाते थे। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों, किसानों और विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। यहाँ पर 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक कारखानों को समाजवाद के प्रतीक की तरह माना जाता था। पोस्टर में लिखा है, चिमनियों से निकलता धुआं ही सोवियत रूस की सांस है। दूसरा चित्र है कि 30 के दशक में सोवियत रूस के एक स्कूल में पढ़ते बच्चे, सोवियत संघ जो है उसमें जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे सोवियत अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा चित्र आपको यहाँ पर है कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान मैग्नीटोगोर्स्क का एक बच्चा, यह बच्चा है सोवियत संघ जो सोवियत रूस है के में काम कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर है 30 के दशक में एक कारखाने का भोजन कक्ष। ये कारखाने का क्या है? भोजन कक्ष है। चौथा यहाँ पर हम देखेंगे यूक्रेन के बारे में, जो अभी बहुत ही क्या है आपके जो है करंट के लिए, आपके जो है विश्व इतिहास के लिए अभी जो है आग की तरफ फैला हुआ है। वहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध चल रहे हैं। फरवरी 2022 से युद्ध शुरू है। 24 फरवरी को जो है शुरू हुआ युद्ध जो है अभी तक जो है चालू है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो दो कब्जा किए गए यूक्रेन में जो है एक गांव में समाजवादी खेती। 2 कब्जा किए गए खेतों को लेकर एक कम्यून बनाया गया और कम्यून में कुल 13 परिवार और 70 लोग थे। खेतों में हासिल किए गए कृषि उपकरणों में को कम्यून के हवाले कर दिया गया। सभी सदस्य सामूहिक भोजनालय में खाना खाते थे। सरकारी साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर आमदनी को सबके बीच बांट दिया जाता था। सदस्यों के श्रम से होने वाली सारी आय और कम्यून के पास मौजूद सारी रिहायशी मकानों और सुविधाओं का कम्यून के सदस्य मिलकर इस्तेमाल करते थे। यह फियोदोर बेवोल के द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत कलेक्टिव फॉर्म 1955 से लिया गया है। देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई है कि खास इंतजाम किए गए थे। उसके बाद जो है महिला कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में जो है बाल बाड़ियाँ खोल दी गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जो है जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 1933 में जो है सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ। थोड़ा हम जो है ये स्रोत पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। जो यहाँ पर है कि 1933 में सोवियत बचपन के स्वप्न और यथार्थ। प्रिय दादाजी कालिनीन, मेरा परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हमारे पिता अब नहीं रहे। वे मजदूरों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और मेरी माँ बीमार है। मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ, पर स्कूल नहीं जा सकता।
मेरे पास पुराने जूते थे, पर अब वह इतने फट चुके हैं कि कोई उनकी मरम्मत नहीं कर सकता। मेरी माँ बीमार है, हमारे पास ना तो पैसा है और ना ही रोटी। मैं पढ़ना बहुत चाहता हूँ। हमारे सामने पढ़ने और बस पढ़ने की जिम्मेदारी है। व्लादिमीर इलीच लेनिन ने यही कहा है पर मुझे स्कूल जाना छोड़ना पड़ेगा। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मुझे फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा ताकि मेरा परिवार भूखों मरने से बच जाए। प्रिय दादाजी, मैं 13 साल का हूँ, पढ़ाई में अव्वल आता हूँ और मेरी कोई खराब रिपोर्ट नहीं है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सोवियत राष्ट्रपति कालिनीन के नाम 13 वर्षीय एक मजदूर द्वारा बालक द्वारा 1933 में लिखा गया यह पत्र है। अब हम पढ़ेंगे स्टालिनीवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिन था, उसके बाद कैसे यहाँ पर इसकी दौड़ आप देखेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण इसमें लिखा गया है कि नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआती दौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। स्टालिनवाद का यहाँ पर लेनिन के बाद आता है स्टालिन। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जाना, अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कोलकों के ठिकानों पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। संपन्न जो किसान होते थे उनको क्या कहते थे? कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों में सामूहिकीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने के लिए उन्हें मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कोलकों का सफाया करना, जो बड़े बड़े किसान होते थे उनका सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। आगे है कि इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती, जो कोल खोज के नाम से जाना जाता है, कोल खोज में काम करने का आदेश जारी किया। ज़्यादातर की जो जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों में काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 और 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दिया गया था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं, ना ही समाजवाद के विरोधी। वे बस विभिन्न कारणों से, यहाँ पर विभिन्न कारण पढ़ेंगे, उससे पहले देख सकते हैं विभिन्न सामूहिक
एकीकरण के दौर का एक पोस्टर यह लिखा गया है और यहाँ पर जो है लिखा गया है कि हम खेती में कमी लाने वाले जो है कुलक पर वार करेंगे। खेती में जो कमी लाएंगे कुलक, उन पर हम वार करेंगे। यहाँ पर देखिए जो है विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने जो है सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। देखिए सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-33 के खराब फसल के बाद बाद जो उसके बाद क्या होता है, सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। 1933 में जो है 30-33 के बाद जो है अकाल पड़ता है सोवियत संघ में, और इतिहास में सबसे बड़ा अकाल पड़ता है और 40 लाख से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। आगे क्या होता है, तो आगे होता है सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में जो है यहाँ पर 40 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। उसके बाद पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों ने इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या तो श्रम शिविरों में भेज दिया गया। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनसे इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है, और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इसमें जो है कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। यहाँ पर जो है दिया गया है स्रोत देखेंगे तो यह एक ऐसे किसान द्वारा लिखा गया पत्र है जो सामूहिक खेत में काम नहीं करना चाहता। उसने जो है क्रिस्टियान काया गेजेंटा, जो कृषक समाचार पत्र में लिखा एक पत्र है। मैं स्वाभाविक रूप से खेती करने वाला किसान हूँ। मेरा जन्म 1879 में हुआ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरी पत्नी की पैदाइश 1871 है। मेरा बेटा 16 साल का और बेटी 19 साल की है। तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं। मेरी बहन 71 साल की है और 1932 से मेरे ऊपर इतने भारी कर थोप दिए गए कि उन्हें चुकाना असंभव है। 1935 में तो स्थानीय अफसरों ने कर और भी बढ़ा दिए। मैं इतना कर नहीं चुका पाया और मेरी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई। मेरा घोड़ा, गाय, बछड़ा, भेड़, मेमने, सारे औजार, फर्नीचर और घर की मरम्मत के लिए रखी लकड़ी सब कुछ कुर्क करके बेच डाला। 1936 में उन्होंने मेरी 2 इमारतें बेच दी। खोज ने ही उन्हें खरीद लिया। 1937 में मेरी दोनों झोपड़ियों में से एक बेच दी गई, दूसरी को जब्त कर लिया गया। ये जो है उसके बाद जो होता है सामूहिकीकरण के बाद जो है यहाँ पर किसान का क्या हाल था, ये बयां किया गया। अब देखिए सामूहिकीकरण के विरोध और सरकार की प्रतिक्रिया का जो है सरकारी विवरण। इस साल फरवरी के दूसरे पखवाड़े से यूक्रेन के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किए। यह स्थिति सामूहिकीकरण के क्रियान्वयन के दौरान पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी लाइन को ठीक से लागू न किए जाने और गर्मियों में होने वाली कटाई की तैयारियों का परिणाम है। बहुत थोड़े से समय में उपरोक्त क्षेत्रों में चल रही गतिविधियों आसपास के इलाकों में फैल गई है। सबसे आक्रामक विद्रोह सीमावर्ती इलाकों में है। विद्रोही किसानों को ज़्यादा जोर इस बात पर है कि सामूहिकीकरण के कारण उनसे छीन लिया गया अनाज, मवेशी और औजार उन्हें लौटा दिए जाए। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच 25,000 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 650 को मृत्युदंड दिया गया, 3673 को श्रम शिविर में बंद कर दिया गया, 5580 को देश निकाला दिया गया। यूक्रेन राज्य पुलिस प्रशासन के प्रमुख के.एम. कार्लसन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति को भेजी गई रिपोर्ट 19 मार्च
जो 19 मार्च 1930। यहाँ पर देख सकते हैं विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुटी किसान की औरतें। अगला है यहाँ पर रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो लिखा गया है कि बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थीं। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट सदियों पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों के द्वारा बनाए गए कम्युनिटन बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ जो था कम्युनिटन और में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देश में समाजवाद के विरोध समाजवाद के बारे में विभिन्न प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। ये जो आप देख रहे हैं दिखाया गया है कि चित्र में देख रहे हैं आप, इंडो सोवियत जनरल का लेनिन विशेषांक लिखा गया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कम्युनिस्टों ने सोवियत संघ के लिए जनमत निर्माण किया। यहाँ पर बॉक्स 5 है, इसमें रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले में बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कई कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 1920 के दशक में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। कब 1920 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है और इस पार्टी में सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा। भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती है। हिंदी में R.S. अवस्थी 1920-21 में रशियन रेवोल्यूशन, लेनिन, हिज ऑफ एंड हिज थॉट्स और द रेड रेवोल्यूशन नामक किताबें लिखी, किनके द्वारा? अवस्थी के द्वारा लिखा गया। और उनके अलावा S.D. विद्यालंकर ने द रिवर्थ ऑफ रसिया तथा द सोवियत स्टेट ऑफ रसिया नामक पुस्तकें लिखी। इन विषयों पर बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु में भी बहुत कुछ लिखा गया। तो इस प्रकार यहाँ पर बातें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, स्रोत में देखेंगे तो स्रोत 2 और बचे हुए हैं। सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 में क्या है, तो अपनी ज़िंदगी में पिछली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। जब हमने रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुँचे हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायने में साकार होती दिखाई दे रही थी। प्रतिक्रांतिकारियों और साम्राज्यवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले
लोग वाग पहले से ज़्यादा खुश और बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उनसे आत्मविश्वास और दृढ़ता भर दी और 50 अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म को कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया। आप वहाँ मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। ये जो लिखा गया है शौकत उस्मानी के द्वारा, हिस्टोरिक टिप्स ऑफ द रेवोल्यूशनरी। दूसरा स्रोत आपको यहाँ पर है, रूस में रविन्द्रनाथ टैगोर 1930 में गए थे। मॉस्को बाकी यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। यहाँ आम जनता रईसों के साए में किसी तरह बसती दिखाई नहीं देती। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैं अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन्न की करामत है। यहाँ महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से जो है ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका था। ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जो है अपनी बात कही गई, वो गए थे तब। यहाँ पर है क्रांति विरोधी कहा जाता है प्रति क्रांतिकारी को। और इस प्रकार आपका जो है चैप्टर समाप्त होता है। आपको यह चैप्टर कैसा लगा आप बताएंगे। रूसी क्रांति आपके जो हैं विषय में बार बार पूछा जाता है और इसके जो हैं कौन कौन से नेता थे, कैसे इसका शुरुआत होता है और कैसे जो है ये समाजवाद बनता है, कैसे बोल्शेविक क्रांति को लेनिन ने संभाला, कैसे जो है स्टालिन ने काम किया और कैसे फरवरी क्रांति होती है, कैसे खूनी रविवार होता है, कैसे महिलाओं का जो है आंदोलन होता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनता है और कहाँ से शुरू होती है रूसी की ये सारी व्यवस्थाएं। तो चलिए ये आपको कैसा चैप्टर लगा बताएंगे और 1-2 बार इसको अध्ययन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।